हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग भी। आई होप कि सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और अब धीरे धीरे करके आप अपने जो नीट के एग्ज़ाम है, जो आपका एम है, उसके लिए आप लोग पूरी मेहनत करके कमर कस के तैयारी कर, इसको बोलते हैं ना, कमर कस के तैयारी करना। तो आई होप आप सभी लोग कमर कस के तैयारी करने लग गए होंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी इस तैयारी में मेरा एक महत्वपूर्ण योगदान हो। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इतना काम आपके लिए कर सकूं कि आपका जो एम है उसको हासिल करने में आपकी मैं पूरी पूरी हेल्प कर सकूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट्स। कंप्लीट। अच्छा, इससे पहले मैंने अनबैलेंस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, बैलेंस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग जीरो पोटेंशियल मेथड कैसे लगाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो जितने मैंने वीडियोस इस वीक के अंदर बनाए हैं उसमें आपको इस सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार आप पिछले वीडियो जरूर देख लेना। कुछ एडवांस थ्योरी मैं आज बताऊंगा और इसके बाद जो हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन इसी के बीच में नेक्स्ट वीक आपके लिए मैं मैराथन सेशन लेके आऊँगा। आप लोग एक मॉडर्न फिजिक्स के मैराथन सेशन के लिए रेडी रहें, ठीक है बच्चों। और मॉडर्न फिजिक्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उससे कम से कम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज माई सेल्फ विजय कुमार, आपको जो पता है। और पिछले कई सालों से मैं इस एजुकेशनल फील्ड में अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और 20,000 से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने अभी तक मेंटर किया है नीट के एग्जाम के लिए। लेकिन ये बात तो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात यह है कि अब मुझे आपको मेंटर करना है और आपको आपकी मंजिल तक मुझे पहुंचाना है। मेरी कोशिश रहेगी पूरी, आपने भी पूरी कोशिश करनी है, कदम से कदम मिलाना है और डेफिनेटली हम लोग गोल को अचीव करेंगे। और उससे पहले जिन लोगों ने बच्चों अभी तक मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जैसे ही अपने सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप कल के कल में कर दें इतना। जैसे ही 1000 आप कर देंगे वैसे ही हम लोग लाइव सेशंस लेके आएंगे और लाइव सेशंस में आप लोग डायरेक्टली मुझसे चैट कर पाएंगे। आपकी कहाँ प्रॉब्लम चल रही है मुझसे बात कर पाएंगे। आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए अब वो सारी डिटेल मेरे से डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं उसमें हर वीक में कम से कम 1 या 2 बार आपसे डायरेक्टली चैट करूंगा, डायरेक्टली बात करूंगा कि आपको और क्या कमी लग रही है, आपको अपने को बेटर करने के लिए और कहाँ पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम लोग पूरा करेंगे। और उसको पूरा करने के लिए मेरा लाइव आना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, लाइव आने जरूरी के लिए जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आई नो कि अभी 300 के आसपास हो गए, पर इट इज़ नॉट अनफ। आप जल्दी से 1-2 दिन के अंदर 1000 कर दें। जैसे करेंगे आपको डेफिनेटली यू गेट मैक्सिमम फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना सेशन। सबसे पहली बात देखो, हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को समझाना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो आपने 2 सालों में पूरा पढ़ा हुआ है। हम कुछ एडवांस पॉइंट सीखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और वो जो एडवांस पॉइंट होंगे, वो जो आपके पेपर में एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आते हैं ना, उनको क्रैक करने के लिए भी बहुत जरूरी होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो सबसे पहली बात, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम सभी को पता है। और इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है एम्पियर, ये भी आप लोगों को और हम लोगों को पता है। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इसकी फ्लो होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो करता है। और सबसे खास बात, इसकी मैं डायरेक्शन ऐसे ही मेंशन कर सकता हूं, करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप इस बात को ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर जी, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं ऐसे करके, उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और जो अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी, उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू में टाउ। टाउ को बच्चों बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
एंड व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जो आइंस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनके बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग टाउ, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। एंड टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करेगा आगे डिस्कस में करूंगा आज। और एक्सेलरेशन को बच्चों हम लिख सकते हैं ई बाई एम। ई इज द फोर्स अपॉन ए मास, इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, एंड टाउ इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ये वीडी का बेटा फार्मूला होता है। और यहां पर मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर देता हूं कि जो करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बनता है वो बनता है NeAVD। और यहां पर n को क्या बोलते हैं? यहां पर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री चार्ज डेंसिटी है। फ्री चार्ज डेंसिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाती है। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? ये सारी बातें आई होप सभी को मालूम होगी, इसलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हम लोग मुद्दे पर, खास बात पे आगे बढ़ते हैं जो हमें पॉइंट जरूर डिस्कस करना है। ये सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको, पर एक खास बात जो मुझे डिस्कस करनी है वो देखो क्या होता है कि जब हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं और रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव करते हैं तो आपको फार्मूला मिल जाता है L अपॉन में A, तो साथ में कुछ कांस्टेंट फैक्टर मिलते हैं, कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स आपको मिलते हैं। ये जो कांस्टेंट फैक्टर्स मिलते हैं ये क्या मिलते हैं? ये मिलते हैं M अपॉन में Ne² इंटू में टाउ, और इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी किसी वायर की होती है वो रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्सली वेरी करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मटेरियल सेम है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मटेरियल सेम है। अच्छा, मटेरियल सेम होने से क्या हुआ? मटेरियल सेम होने से जो चार्ज डेंसिटी होगी ना N, ये सेम रहेगी। जैसे अगर हम कॉपर की वायर ले लें, मान लो मैंने कॉपर की वायर ले ली और ये जो मेरे पास कॉपर की वायर है और ये जो मेरे पास कॉपर की वायर है, इनकी डायमेंशन भले अलग अलग हो, दोनों कॉपर की वायर है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, दोनों की डायमेंशन भले अलग हो, ठीक है, रेजिस्टेंस डेफिनेटली दोनों का अलग होगा, लेकिन दोनों में क्या सेम होगा? क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, लेकिन किसी भी एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगा। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये पॉइंट बड़े काम का है। तो अगर मटेरियल सेम है तो क्या हुआ? आपका चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा। अब अगर चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो रेजिस्टिविटी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि एन भी सेम है, टाउ भी सेम है, तो रो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर डायमेंशन डिफरेंट हो जाएंगे, लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, एरिया डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये फैक्टर जो रेजिस्टिविटी है ना, ये नहीं बदलेगा। क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है? दो बातों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर, वो हमने कांस्टेंट ले लिया, मटेरियल पर वो हमने सेम ले लिया। और अगर मैंने दोनों पॉइंट सेम ले लिए तो ये फैक्टर इसको बोलता है रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो लेंथ चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, आर बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। और इस पर डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी डिस्कस में करूंगा, पर ये पॉइंट आप नोट्स बना के लिख लें, शॉर्ट नोट्स में लिख लें, ये पॉइंट बड़े काम के हैं। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ध्यान में रखना, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। और डिपेंड कैसे करती है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान सुनना एक बात। जैसे ये अपना फार्मूला हो गया। अब जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे पास दो तरह की वायर हो सकती हैं। मान लो एक अपनी वायर है कंडक्टिंग वायर, राइट, और मान लो एक हमारे पास वायर है कैसी? नॉन कंडक्टिंग वायर। अब दोनों में देखो फर्क क्या हुआ। अगर कनेक्टिंग वायर है, और रो का फार्मूला हम लोगों को पता है, रो का फार्मूला बनता है M अपॉन में Ne² इंटू में टाउ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होता क्या है? अगर कनेक्टिंग वायर होगी, पहले इसके बारे में बात करता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अगर अपनी वायर कैसी वायर होगी? कनेक्टिंग वायर होगी, तो फिर क्या हुआ? जो आइंस ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं ना, इनकी वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिससे क्या हुआ? जो नंबर ऑफ कोलिजन जितने भी पहले हो रहे थे उससे पहले ज्यादा हो जाएंगे।
अगर नंबर ऑफ कोलिजन जितने पहले हो रहे थे अगर ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा कोलिजन बढ़ गए, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्स कम कर पाएंगे ज़्यादा कोलिजन की वजह से। और अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ तो हमने वेरी की नहीं है, एरिया हमने वेरी किया नहीं है। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा किसी का नाम नहीं है कि अपनी प्रोफेशन का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों पर फोकस करना, हर पॉइंट को एक शॉर्ट नोट में, एक पॉइंट में तब्दील करने की कोशिश करना। पॉइंट सारे मैं बोलूँगा, सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है? तो सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? अभी बात समझ आ गई सभी को जी? तो चलिए अब आपके साथ में एक और पॉइंट पेश करता हूँ, वो भी देखो एक बार। अब अगर वायर अगर हुई नॉन कनेक्टिंग, तो फिर क्या हुआ भाई? अगर वायर अपनी नॉन कनेक्टिंग हुई, उसमें होता क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है फ्री, नॉन कनेक्टिंग है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते नहीं है। उस वाले केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स टूटने शुरू होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, चार्ज डेंसिटी, वो बढ़नी शुरू होती है। तो पहले तो चार्ज डेंसिटी थी नहीं, तो पहले तो करंट ही जीरो था, और करंट जीरो का मतलब रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे चार्ज डेंसिटी बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि बॉन्ड टूटने शुरू होंगे, और धीरे धीरे करके करंट बढ़ना शुरू होगा। करंट अगर बढ़ना शुरू हुआ है तो रेजिस्टेंस घटना शुरू हो गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो हुआ वो घटेगा। अच्छा, एक बात और कई बच्चे सोचेंगे कि सर जब यहाँ पे करंट, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उनका भी तो कोलिजन हुआ। हाँ होगा, 100% होगा। लेकिन इस वाले केस में जो फैक्टर डोमिनेट करता है ना, वो डोमिनेट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स का टूटना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना, एज कंपेयर टू उनके कोलिजन से मोशन का अपोज करना। तो जो पॉइंट ज़्यादा डोमिनेट करता है वो है ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बनना, तो वो करंट को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। तो जैसे 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 करंट बढ़ता चला जाएगा, सॉरी, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, और नंबर डेंसिटी का बढ़ना ज़्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू उनके कोलिजन्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो दोनों में कहानी उल्टी चल रही है कि अगर वायर कनेक्टिंग होगी तो क्या हुआ, कनेक्टिंग वायर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है? और अगर वायर नॉन कनेक्टिंग हुई, इंसुलेटिंग हुई या सेमी कनेक्टिंग हुई, तो उस वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उस वाले केस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इसमें हम एक फार्मूला यूज करते हैं, आर बराबर में आर नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। इसके ऊपर कई बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल डायरेक्टली आया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन। तो डायरेक्टली तुम लोगों को यार ये फार्मूला याद होना चाहिए, नोट कर लो पहले तो फार्मूला। और मैं तुम्हें अल्फा की खास बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। तुम्हारा फार्मूला बन गया भाई, देखो तुम बोल रहा हूँ अपनापन के लिए, ठीक है? आप भी बोल सकता हूँ, आपको क्या बेटर लगता है, क्या अपनापन या एक टीचर? टीचर तो मैं हूँ यार, टीचर तो मैं हूँ। कोशिश है मेरी नॉलेज आपके साथ मैक्सिमम शेयर करूँ, पर आपको लोगों को अपना बना के, ठीक है? तो आपने अपनेपन में जो भी डाउट हो, जो भी पॉइंट क्लियर करने हो, मुझसे पूछ लेना, ठीक है? और आप लोगों के लिए कमेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे ना, तो आपके लिए कमेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ सकूँ, तो उसके लिए कल मैं एक वीडियो डाल दूँगा मोबाइल से। कल मैं एक मोबाइल से वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप अपने कमेंट्स बता देना कि आप लोगों को कहाँ कमी लग रही है, कैसे कमी लग रही है, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा करना है, मैक्सिमम सब्सक्राइब कर देना इस प्रकार से कि भाई 1-2 दिन के अंदर हम लोग 1K पूरा कर लें। मेरा सपना है कि हम लोग लाइव सेशंस करें, लाइव चैटिंग करें, लाइव बात करें, ताकि आपको मैं और बेटर तरीके से आपको प्रिपेयर कर सकूं आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो तुम्हारा फार्मूला जो आ गया वो आ गया भी, अब तुम्हारा ही बोलूँगा, आर बराबर में आर नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को क्या बोलते हैं पता है? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा अब आगे सुनो कि जो अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर मेटल के लिए, मेटल के लिए अल्फा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए या नॉन मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ये हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो कैसे होता है। वैसे अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उसके रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आएगा ना, वो घटेगा या बढ़ेगा, उस वेरिएशन को बोलते हैं अल्फा। कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन आया। अब बात कर लो मेटल के बारे में। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, बढ़ा ना, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और अगर इसको घटाते टेम्परेचर को तो ये भी घटता, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी पॉजिटिव है, और अगर दोनों की वेरिएशन कैसी आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव भी, तो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेटल्स के लिए हमेशा अल्फा पॉजिटिव भी बनेगा, इसको ध्यान में रख लो आप लोग। पर नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। अगर नॉन मेटल में टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस घटना शुरू हो जाएगा, उल्टा इफेक्ट चलेगा इसमें। उल्टे का मतलब ये हमेशा इसमें नेगेटिव रोल प्ले करेगा। तो जब भी मेटल्स के लिए करें अल्फा हमेशा पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स के लिए करें, सेमीकंडक्टर के लिए करें, हमेशा नेगेटिव रहेगा। इस बात को नोट कर लेना आप लोग। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबको सब कुछ पता है, आई नोट वेरी वेल। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है आप लोगों को पता है। क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको, और क्वेश्चन की टेंशन मत लो। फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन, और सभी को करंट सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिवाइड होगी। और पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल के जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, पिछले वीडियो में चेक कर लो। पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल, सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, सारे के सारे। और अगर बात करेंगे करंट के बारे में, सॉरी, अगर बात करेंगे कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है। इसमें करंट सबको सेम मिलता है, आपको पता है, और पोटेंशियल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आपको ये भी पता है। और अगर बात करेंगे फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP का फार्मूला होता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 एंड सो ऑन। और इस वाले केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन करंट डिवाइड होगा। और करंट डिवाइडिंग रूल आपको मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, आप उसके लिए रेडी रहें। जिसको नहीं पता है एक बार चेक कर लें, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, बस सब्सक्राइब जरूर कर दें, दिल से करें। ठीक है, इसमें चलो आपका मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, पर क्वेश्चन करने से पहले आपसे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। वो देखो एक बार क्या। सबसे पहले आपसे मैं किरचॉफ लॉ से पहले एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक एडवांस पॉइंट, इसको तो मैं डिस्कस कर ही लूँगा आप लोगों से, मुझे एक एडवांस पॉइंट आपसे डिस्कस करना है। मतलब मुझे बैटरी के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना, अबाउट द बैटरी, बैटरी की परफॉर्मेंस के बारे में मुझे डिस्कस करना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये बैटरी क्या होती है और कैसे रोल प्ले करती है, और आपने एक नाम सुना होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके बारे में आपसे मैं ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये पॉइंट की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देखो कैसे, देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि जैसे कि मान लो हमने एक सर्किट देखा हुआ कि ऐसे करके हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और हमने ऐसे करके एक बैटरी लगा दी, और बैटरी के मान लो सपोज करो ईएमएफ आपको ई दे रखी है मान लो, और मान लो यहाँ पे की दे रखी है, ये रेजिस्टेंस मान लो आर दे रखा है, ये बैटरी दे रखी है जिसकी ईएमएफ आपको ई दे रखी है। ठीक है, और बोले कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसके बारे में कुछ पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि जरूरी है। देखो बैटरी के बारे में सुना हुआ कि बैटरी के अंदर क्या होता है, हम जो एक सर्किट बनाते हैं बैटरी के बारे में, उसमें ऐसे करके एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ऐसे करके आपने पढ़ा हुआ, उसमें ऐसे करके रॉड्स लगी होती हैं, एक रॉड होती है नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज, है ना।
एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड, मैं इसकी बात में नहीं जा रहा। और ऐसे करके बाहर हम ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, राइट, ऐसे कहानी होती है जी। अब देखो होता क्या है, अभी मान लो सपोज करो कि जैसी सर्किट को हम ऑन करते हैं, मान लो एक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, एक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कैसे बनता है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना। देखो होता क्या है, जैसे आप इस की को क्लोज करते हो, इसके पॉजिटिव एंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी जो इनको मिलती है, ऐसा करते हैं, आपको मैं ना ये पॉजिटिव चार्ज से एक्सप्लेन करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से, कि पॉजिटिव चार्ज से क्या कहानी बनती है, उससे एक्सप्लेन करना आपको समझ भी बहुत बेटर में आएगा। देखो क्या होता है, एक बार जरा मैं इंक ले लूँ पहले से। अब देखो आप मान लो सपोज करो कि मैंने इस की को क्लोज कर दिया, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हायर है और यहाँ का पोटेंशियल लोअर है। अब देखो होता क्या है, इस पॉजिटिव प्लेट के पास में जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, मान लो सपोज करो वो ई है, वो एक पोटेंशियल यहाँ से उसको एनर्जी मिलती है ईवी, याद है ना कि वर्क डन का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ईवी होता है। तो जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, सर्किट को पूरा कंप्लीट करोगे, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो एक एनर्जी गेन करेगा ईवी, इस एनर्जी को गेन करके वो भागना शुरू करेगा, ऐसे करके ऐसे भागेगा, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, ऐसे करके भागेगा। अब यहां तक तो पहुंच गया ये, पर जैसे ही वो इस एनर्जी को यूज करके इसको पार करता है, इसको पार करता है, तो जैसे ही इसको पार करता है ना, इसकी सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो यहां पर लॉस हो जाती है। अब इसके पास होगी जीरो एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी लेके जब पहुंचा था तो ईवी थी, तो जैसे यहां पर पहुंचा और यहां से यहां तक पहुंचा, सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, अब एनर्जी बच गई थी जीरो। तो पहले बहुत धनवान था, करोड़पति था, अरबपति था, अब इसके पास एनर्जी जीरो है। अब मायूस होकर चुपचाप से ऐसे करके आएगा और इस बैटरी में एंटर करने की कोशिश करेगा, और बैटरी से मांगेगा भाई कुछ एनर्जी दे दो, कुछ एनर्जी दे दो। तो बैटरी क्या करेगी, अंदर इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलेंगे, वो एक एनर्जी जनरेट करेगी। वो जो एनर्जी जनरेट करेगी ना, दो तरह से करेगी, दो तरह से। देखो क्या, एक तो वो एनर्जी जनरेट करेगी ईवी, जो तो इसको पार करने में खर्च हो गई थी। दूसरा, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज चला, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज चला वो यहां पर पहुंचा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता है तो पोटेंशियल तो घटा देगा ना ये, और हमें यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करना है, तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर भेजना पड़ेगा वापस, और इस रास्ते को पार करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। सपोज करो इस रास्ते को पार करने के लिए एनर्जी चाहिए, सपोज करो U1। तो अगर इस चार्ज को दोबारा से पूरे सर्किट में घूमना है तो इसको जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए E1 प्लस में U1। U1 कौन सी एनर्जी चाहिए, U1 वो एनर्जी चाहिए जो इस चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पर लेकर आएगा और दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर देगा, वो एनर्जी चाहिए U1। और EV कौन सी एनर्जी चाहिए, जो दोबारा से इसको ऐसे घुमा के फिर वापस लेके आएगा। तो ये बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं, और वो दोबारा से क्या करती है, इस चार्ज को इतनी एनर्जी दे देती है। जैसे इस चार्ज को इतनी एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी से वो क्या करता है, इस खाई को पार करके यहां से यहां पर पहुंच जाता है। यहां पर U1 एनर्जी लॉस्ट हो गई, और बाकी जो एनर्जी बची ईवी फिर दोबारा से भागेगा और दोबारा से इसको जैसे ही पार करेगा फिर से उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, और फिर भीख मांग के यहां पर आ जाएगा कि अच्छा भैया आप कुछ और दे दो। क्या कहानी समझ में आ रही है कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। सीरीज कॉम्बिनेशन सबको पता है यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको पता है, किसको नहीं पता आज की डेट में, सबको पता है यार, ये सारी बातें सबको पता है। ये बात मेन है, ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए यार। आप पिछले कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मोस्टली केस में सीरीज बताएंगे, पैरेलल बताएंगे, करंट डिवाइडिंग रूल, पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल, आम बात है यार। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जो बेसिक्स होते हैं ना हमारे क्लियर हो जाते हैं, और हमें बैटरी का मैकेनिज्म समझने में, उसकी कहानी समझने में, क्वेश्चन को करने में आसानी रहती है। ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। आई होप कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब ये जो एनर्जी खर्च हो रही है U1, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घूमने में खर्च हो रही है ना, इसको मैं IR से लिखता हूं, एंड दिस आर इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्योंकि ये जो केमिकल भरा हुआ है, ये केमिकल भी तो इसके मोशन को अपोज करता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी होती है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो और ये जो एनर्जी खर्च हो रही है बाहर वाली, वो IR के बराबर खर्च हो रही है। तो कुल मिला के
जो किसी बैटरी की ईएमएफ होगी, जो किसी बैटरी की ईएमएफ होगी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ईएमएफ इज टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन द क्लोज पाथ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोज पाथ, पूरे पॉजिटिव चार्ज को क्लोज पाथ में घुमाने के लिए जो कंप्लीट एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी चाहिए ईवी जो कि आईआर के बराबर है, जो बाहर खर्च होगी है, और बाकी एनर्जी जो अंदर खर्च होगी U1 दैट इज द आईआर, इसको बोलते हैं ईएमएफ। ये पूरी एनर्जी होगी पूरे चार्ज को पूरे सर्कल में घुमानी है, और जो एनर्जी बाहर वाले पाथ में खर्च हो रही है, एक्सटर्नल पार्ट में खर्च हो रही है, चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाने में, रेजिस्टेंस को क्रॉस करवाने में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों में अंतर है। आई होप कि आपको दोनों का अंतर समझा गया कि ईएमएफ का मतलब चार्ज को पूरे क्लोज पाथ में घुमा देना है, पूरे क्लोज पाथ में घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यूज करनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पूरे पाथ के लिए नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट के लिए है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? क्या पॉइंट क्लियर है? अगर पॉइंट क्लियर तो आगे देखो जी आप। तो आपने पढ़ लिया कि जो ईएमएफ है वो बन जाएगा V प्लस में जो इंटरनल पार्ट है वो ई आर है, आई आर है सॉरी, ठीक है। तो कौन बड़ा है? ईएमएफ बड़ा है V से, और कितने अमाउंट से बड़ा है? आई आर के अमाउंट से बड़ा है। ये पॉइंट यार आज समझ लो आप। इसको समझने के बाद ना अपने दोस्तों को भी समझाना। बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होती, जिनको पता है बातें बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई लोग। जिनको नहीं पता है प्लीज इस मैकेनिज्म को समझो, क्योंकि मैं इसमें तुम्हें और बातें बताने वाला हूं अभी आज, ये सारे एडवांस पॉइंट बताने वाला हूं। मैं जितनी भी थ्योरी लेके आऊंगा ना, देखो थ्योरी तो मैंने बहुत पढ़ा रखी है, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मेरे आपको, पर इन थ्योरी में मैंने जो एडवांस पॉइंट नहीं बताया वो मैं लेके आने वाला हूं, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो तुम्हारा आगे पॉइंट क्या है। अब आगे पॉइंट के मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, ध्यान सुनना, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास एक बैटरी थी, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये कैपिटल आर था, ये बैटरी का इंटरनल था, ये बैटरी की ईएमएफ थी, राइट। और हमने जैसे यहाँ पे स्विच को ऑन किया था ऐसे करके, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा था ऐसे करके, यहाँ पर जो पोटेंशियल फॉलो हो रहा था वो आई आर हो रहा था, और यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होती है वो इतनी होती है। सारे पॉइंट क्लियर है जी। अब मुझे एक बात और बतानी है कि जैसे कि ये बैटरी हमारे पास है जिसकी ईएमएफ ई है, इसके पॉजिटिव पोल से अगर करंट बाहर निकल रहा है, इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल। और जब भी बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट बाहर जाएगा, डिस्चार्जिंग एक्शन होगा, इसका मतलब ई जो होगा हमेशा V से बड़ा होगा। जो बैटरी की ईएमएफ होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी होगी। तो ये पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आपके सामने मैं एक और पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं, वो भी सुनो। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल। तो आपको यहां से मैं डिस्कस करने वाला हूं चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल। तो नाउ आई विल डिस्कस द चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, राइट। क्योंकि चार्जिंग ऑफ एक्शन ऑफ सेल का देखो मतलब क्या होता है। चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल का मतलब होता है जैसे आप घर में अपने बैटरी यूज करते हो, जब बैटरी को बहुत दिन तक यूज करते हो वो खर्च हो जाती है, तो उसको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। आमतौर पर जो ड्राई सेल्स आते हैं उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो मोबाइल की बैटरी है उसकी चार्जिंग तो होती है बार बार। आपके घर में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे जो बैटरी पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है। आजकल अपने जो ई रिक्शा आते हैं, आजकल अपनी जो गाड़ियाँ आती हैं, आजकल अपनी जो बाइक आने लगी है, वो सभी चार्जिंग एक्शन ऑफ बैटरी पर ही बेस्ड होते हैं। तो जैसे जैसे बैटरी यूज़ करते हो उसकी एनर्जी खर्च होती है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी चार्जिंग दोबारा से करनी पड़ती है। अब किसी एक बैटरी की चार्जिंग किससे करते हैं? मान लो ये बैटरी है जिसकी वजह से चार्जिंग करनी है, तो इस बैटरी की चार्जिंग किससे करेंगे? एक दूसरी बैटरी से करेंगे, और जिस दूसरी बैटरी से करेंगे जिसका ईएमएफ मान लो ई डैश है, वो इस बैटरी की ईएमएफ से बड़ा हुआ। तो जिसकी चार्जिंग करनी है वो ये बैटरी है, और जिससे चार्जिंग करनी है वो बैटरी ये है, और इसका जब ईएमएफ ज़्यादा हुआ तभी तो चार्ज को भेज पाएगा। और ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ऐसे करके हमने की लगा दी, ऐसे करके। अब देखो क्या होता है,
जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, अब ये बैटरी तो अपने आप को डिस्चार्ज करेगी, अपने पॉजिटिव चार्ज को इसके पास भेजेगी ताकि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सके। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इसके पॉजिटिव पोल से तो करंट बाहर जा रहा है, इसके लिए तो ये डिस्चार्जिंग एक्शन हो गया, लेकिन इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रहा है, उसके लिए कैसा हुआ, ये चार्जिंग एक्शन हो गया। दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग एक्शन। और जब किसी बैटरी की चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग कब कर पाएंगे, इस बैटरी की चार्जिंग कब कर पाएंगे, इस बैटरी की चार्जिंग तब कर पाएंगे जब यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, यहां पे लिखता हूं मैं सर, यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो इस बैटरी की EM से ज्यादा हुआ, तभी तो चार्ज आगे सप्लाई कर पाएंगे हम लोग। तो इस वाले केस में जिस बैटरी की चार्जिंग होती है उस वाले केस में V का बड़ा होना जरूरी है EMF से, और इस वाले केस के लिए फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू E प्लस में IR। ठीक है, और इस वाले केस में V E से बड़ा है, किस अमाउंट से बड़ा है, इस वाले अमाउंट से बड़ा है IR से। तो आपको मैंने दो केस बताए, पहले केस में जब EMF बड़ा था और बैटरी का डिस्चार्जिंग एक्शन था, दूसरे केस में बैटरी का चार्जिंग एक्शन हो गया। और तीसरा पॉइंट होता है कि अगर मान लो सर्किट ओपन है, अगर मान लो सर्किट ओपन है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, करंट ही जीरो है, वैसे तो E का फॉर्मूला हमारे लिए हो गया V प्लस में IR, पर जब सर्किट ओपन है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो I जीरो हो गया, और अगर I जीरो हो गया तो E किसके बराबर होगा, E बराबर होगा V के। E V के बराबर होता है इन केस होता है ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन होता है तो उस वाले केस के अंदर E V के बराबर होता है। ये पॉइंट भी तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है, ऑल पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैं एक बार जरा इसका पावर ऑन कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट दिखा दी बस। चलिए भाई, क्या आपको सारे पॉइंट समझ आ गए भाई, चार्जिंग डिस्चार्जिंग और सारे पॉइंट, ये सारी कहानी है इसी की। देखो सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन तो हमको पढ़ते समझ आता, 9th क्लास से बच्चा पढ़ रहा होता है, पर 9th क्लास में ये कुछ हमने नहीं पढ़ा होता। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एडवांस थ्योरी में पूरी हेल्प करती है कि कब बैटरी की चार्जिंग हो रही है, कब बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है। और इस पर यार कई बार ऐसा करते हैं, इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं यार हम लोग, एक बार ऐसा करते हैं इस पर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर अपना पॉइंट कर लेते हैं बात, है ना, और वो क्वेश्चन करने से हमें सारे पॉइंट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब इस वाले पॉइंट पे तुम्हें एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको ये पॉइंट और बेटर वे में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उसी के अंदर आपको मैं कुछ रूल बता दूंगा जी, तो एक पंथ और 100 काज हो जाएंगे। तो चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपने शायद से नोट कर लिया हुआ, लो जी। अब मैं इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। मान लो मेरे पास सपोज करो एक बैटरी है ये, और ये इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो ये एक मेरे पास और रेजिस्टेंस है, मान लो ये एक और बैटरी है, मान लो ये एक और रेजिस्टेंस है, और मान लो यहाँ पे कुछ मेरे पास रेजिस्टेंस है, ऐसे करके इनके मैं कुछ बढ़िया वैल्यूज भी ले लूँगा और एग्जांपल देके समझा रहा हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। मान लो सपोज करो कि इस बैटरी की वोल्टेज सपोज करो आई होप मान लो 12 वोल्ट, ठीक है, और इसमें जो करंट इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो सपोज करो वो है मान लो 1 ओम का, मान लो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 2 ओम है, ठीक है। और ये सपोज करो बैटरी है 24 वोल्ट की, मान लो सपोज करो कि मेरे पास ये जो है ये मान लो 2 ओम है, इसकी वैल्यू मैं थोड़ा सोच के आता हूँ ताकि वैल्यू थोड़ी सेट हो जाए। और इसको अपन ले लेते हैं 4 ओम का ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यू सेट कर ली है, अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ चीजें निकालनी है। मैंने इस सेल को नाम दिया सपोज करो, इस सेल को नाम दिया मैंने E1, इस सेल को नाम दिया मैंने सपोज करो E2, राइट। और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, और ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे करके मैंने शो कर दिया, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द E1 जो फर्स्ट वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द E2 जो यहाँ पे वाला है, और मुझे निकाला करंट थ्रू द 6 ओम वायर, 6 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मुझे 3 चीजें निकालनी है, तो मुझे इन चीजों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो ठीक है।
तो ऐसा करते हैं, मिल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पॉइंट को डिस्कस करते हैं और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं मिलजुल के कितना क्वेश्चन लोग सॉल्व कर पाते हैं बढ़िया तरीके से, उसको समझते हैं लोग। ठीक है, लो चलो जी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इस क्वेश्चन को मुझे करना है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कर सकें मेडिकल को, नीट को अपने नाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब भी दो बैटरी दी जाए, देखो हमेशा ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी ही कम वाली को चार्ज कर पाएगी, इसका मतलब सही है। तो इस वाले केस में एक बैटरी की चार्जिंग हो रही है, एक बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है, और इस साफ मालूम चल रहा है कि ये बैटरी अपने को डिस्चार्ज करेगी और ये बैटरी अपने को चार्ज करेगी। जब भी सेम पोल सामने आए तो हमेशा ईएमएफ को माइनस कर ले, तो इसमें जो नेट ईएमएफ रह जाएगा वो रह जाएगा हमारे पास 24 माइनस 12 12 वोल्ट। अच्छा, इसका अगर नेट रेजिस्टेंस देखें पूरे सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस देखें तो देखो 4 और एक 5, 5 और 2 7 7। अच्छा इसको लो, ये 3 ओम का है, 6 18 बटे 9 2, ये 2 और 2 पैरेलल में एक आएगा, तो ये नेट रेजिस्टेंस जाएगा 8 ओम का। ठीक है, तो बैटरी 12 वोल्ट की होगी, नेट ईएमएफ इतना आ गया। यहां से मैंने करंट निकाल दिया, करंट आ गया 12 बटे में 8, 12/8, दिस इज 4 3 12 और 4 2 8। ठीक है, ये हमारे पास करंट आ गया 3/2 एम्पियर, राइट। अब करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है। अब अगर आपसे पूछे कि V1 निकालो, V1 है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बैटरी की चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। तो बैटरी की चार्जिंग हो रही है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रहा है। तो अगर बैटरी की चार्जिंग हो रही है तो V1 को क्या लिखेंगे, V1 को लिखेंगे IE1 प्लस में IR1, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप आप निकाल दोगे, सीधा निकाल दोगे ना। और अगर मुझे निकालना है V2, इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इसमें क्या लिखोगे, जैसा E2 और माइनस में IR2, ये R2 है ना, और I तो सेम ही रहेगा जी, कर लोगे दोनों पॉइंट जी। अब 6 ओम में कितना करंट है जी, कुल मिला के करंट आ गया 3/2। ठीक है, अब जो 3/2 करंट है वो इसमें इसमें और इसमें जाएगा जी। अच्छा चलो एक बार चीज देखो जी आप, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम और ये है 2 ओम। अभी 3/2 करंट का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा, पर पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना। तो मैं कुछ सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से जी आप, इस 6 को 3 को पैरेलल में जोड़ो, इस 6 को 3 को पैरेलल में जोड़ोगे ना तो 100% 2 आएगा। चेक कर लो एक बार, चेक करके देख लो। ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे करते हैं एडिशन, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 आएगा बेटा। तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो करंट जो होगा आधा आधा डिवाइड होगा, इधर जाएगा और इधर आधा जाएगा। तो इधर कितना आ गया 3/4, तो इसमें तो आ गया 3/4 और इन दोनों में कुल मिला के जाएगा 3/4। अब जब इन दोनों में 3/4 जाएगा तो इसमें कितना जाएगा, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं करंट डिवाइडिंग रूल। करंट डिवाइडिंग रूल देखो इसका भी यूज कर लेते हैं। करंट डिवाइडिंग रूल कैसे लगाते हैं पता है सभी को? करंट डिवाइडिंग रूल कैसे लगाते हैं, वोल्टेज सेम रहती है तो IR से इनवर्सली वेरी करता है। तो अगर मुझे I6 ओम का निकालना है तो ऊपर रखेंगे 3 ओम का रेजिस्टेंस। ध्यान सुनना, जिसका निकालना होता है उल्टे वाले को ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों का सम कर देते हैं, इनटू में कर देते हैं नेट करंट। और जो नेट करंट जाना है, देखो 3/2 में से इसका जो आधा था 3/4 वो तो इसमें चला गया ना। अब रिमेनिंग आधा क्या रहेगा 3/4, तो नेट करंट है 3/4। तो कितना आंसर आएगा, 3 तड़ाका 9, 1/4, 1/4। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 1/4 और इसका भी आ गया आंसर, इसका आ गया 2/4। कुल मिला के 3/4 है ना। ये क्या समझ में आया क्या? पूरी एनर्जी मैंने खर्च कर दी समझाने में, पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। पूरी बैटरी के जो भी पॉइंट से आपको मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बात समझ में जरूर आई होगी, और फिर भी हो तो डाउट मेरे से पूछ लेना। कल मैं एक यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, उस वीडियोस पे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। जितने पिछले वीडियोस हैं उसके बारे में कमेंट्स लिख सकते हैं। जहां को दिक्कत आ रही है मेरे को लिख सकते हैं, जहां मैं और अपने आप को बेटर कर सकता हूं आप मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से 1000 कर दें, 1K कर दें। एक बार अपने 1K कर दिया फिर तो मैं डेली लाइव ही आऊँगा जी। और डेली लाइव में ना ज़्यादा आता पढ़ाने में मज़ा, ज़्यादा डिस्कस करने में ज़्यादा मजा आता है। लंबे सेशंस लेने में आसानी होती है, मैराथन सेशंस में लेने में आसानी होती है। आप अगर मेरे से मैराथन सेशन जाते हैं जो मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा पक्का,
तो आप जल्दी जल्दी मुझको सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए जो मैंने आपसे वादा किया है पूरे मॉडर्न फिजिक्स का मैराथन सेशन आपके लिए लेके आऊँगा मैं, ठीक है। अब जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एडवांस पॉइंट पहले वो सुन लो जी आप, इनको मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ, पहले किरचॉफ लॉ सुन लो एक बार ध्यान से, जो कि जरूरी है। देखो सुनो, किरचॉफ लॉ को पता है सभी को, मुझे भी पता है, आप सभी को पता है, पर जो खास बात है सुन लो जी आप। एक आपने जो पिछले पेज में पढ़ा, पिछले इसमें देखा कि किसी भी जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होता है वो जीरो होता है। इसका यूज हमें बहुत करना होगा, कई जगह इसका यूज आता है जी। और दूसरा होता है लूप रूल, वो भी आपको पता होगा। जो दूसरा अपना लूप रूल होता है, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जो नेट बैटरी की ईएमएफ होती है और जो नेट पोटेंशियल फॉल होता है सिग्मा आई आर, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, या इनका जो डिफरेंस हमेशा होता है वो जीरो के बराबर होता है। ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये किससे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बातें पता है? कुछ बातें मैंने बताई हैं, फिर से बता देता हूँ एक बार। या अगर आपके पास एक बैटरी ऐसे करके है और बैटरी में आप ऐसे करके जा रहे हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, पोटेंशियल फॉल करेगी, माइनस की लेना है। ये मैंने बातें पहले बताई हैं पिछले वीडियोस के अंदर, आप एक बार जरूर चेक कर लें, और बेटर वे में एग्जांपल देके क्वेश्चन करा के बताएंगे। और अगर करंट फ्लो कर रहा है लोअर से हायर पे तो आप लिखेंगे प्लस। अगर ऐसे करके एक रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है आर, करंट फ्लो कर रहा है आई, रेजिस्टेंस आर है, तो आप अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल फॉल होगा, माइनस आर लिखेंगे। और अगर करंट से उल्टा जा रहे हैं पोटेंशियल राइज होगा, प्लस में आई आर लिखेंगे। इन सारी बातों में मैंने पिछले वीडियोस कम से कम 3 से 4 वीडियो बना रखे हैं, और मैक्सिमम आधे घंटे के हैं, 20 मिनट के, आधे घंटे के, 15 मिनट के बना रखे हैं। आपको देख ले, आपको मैक्सिमम फायदा मिलने वाला उन वीडियो से। अब मैं खास बात डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द पोटेंशियोमीटर के बारे में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करना बनता है। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लें, एट द एंड मुझे टाइम मिला तो मैं अभी सॉल्व करूंगा इसको। इसके बारे में देखें आप। अगर मैं आप लोगों को पोटेंशियोमीटर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूं तो मेरी बात सुनोगे आप। पोटेंशियोमीटर की खास बात देखो क्या होती है, ये थोड़ी सी एडवांस पॉइंट है, जरूरी है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं पोटेंशियोमीटर पर। पोटेंशियोमीटर पर मैं आपको कुछ खास बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो जी आप, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वायर होती है जिसकी, और जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है किस किस की होती है? यूरेका की होती है, कॉन्स्टेंटन की होती है, और मैग्नीन की होती है। पता सभी को बात है, ठीक है। अब जो पोटेंशियोमीटर वायर की खास बात क्या होती है कि इसमें जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल हो रहा होता है, मान लो हमने एक बैटरी लगा दी, सपोज करो हमने एक बैटरी लगा दी मान लो 4 वोल्ट की, और मान लो इस वायर की लंबाई 4 मीटर ही है, और अगर मान लो इसकी 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो अगले 1 मीटर का रेजिस्टेंस भी 1 ही ओम होगा, उसके अगले 1 का 1 ही ओम होगा। मतलब रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली हर 1 मीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में बराबर बराबर होगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं 4 वोल्ट की बैटरी 4 मीटर वायर तक पहुंचते पहुंचते, तो यहां से पोटेंशियल फॉल करना शुरू हुआ, यहां पे जो एनर्जी होगी वो 4V के बराबर होगी, और यहां पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी 0 बन जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, तो एनर्जी कितनी लेके चलेगा? 4eV, और यहां पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी 0 बन जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल फॉल हो गया? 4 वोल्ट का। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल हुआ 4 मीटर चलने पर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि व्हाट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में 1 वोल्ट, 2 मीटर में 2 वोल्ट, 3 मीटर में 3 वोल्ट, तो जो भी फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा वो लेंथ से डायरेक्टली वेरी करता रहेगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं आप। क्या करें, इसमें 1 वोल्ट मीटर लगा ले, आप इसमें 1 वोल्ट मीटर लगा ले। इसमें अगर वोल्ट मीटर लगा लोगे ना ऐसे करके, और जॉकी को पहले 1 मीटर पर रखो, फिर 2 मीटर पर रखो, फिर 3 मीटर पर रखो, फिर 4 मीटर पर रखो, 1 मीटर रखोगे तो 1 वोल्ट शो करेगा, 2 वोल्ट शो करेगा, 3 शो करेगा, 4 शो कर देगा। तो जो भी फॉलो पोटेंशियल होगा लेंथ से डायरेक्टली वेरी करेगा। ऐसे कॉन्स्टेंट्स में के लगा देंगे हम लोग। और एक बात और है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो स्मॉल मेजरमेंट होगी,
और जितनी स्मॉल मेजरमेंट होगी उतना एरर भी तो स्मॉल हो जाएगा, और जितना एरर स्मॉल हो गया, जितना एरर स्मॉल हो गया उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी भाई लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं कि ब्रिज सेंसिटिव हो गया है, सर्किट हमारा सेंसिटिव हो गया है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर की। तो के छोटा होना चाहिए जी। अच्छा, के को छोटे करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड से के को छोटा कर सकते हैं? तो दो मेथड हैं। पहला, देखो हमें के छोटा करना है, के का फॉर्मूला है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो अगर के को छोटा करना है तो लेंथ को बढ़ा दें, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना के घट जाएगा ना। अगर इस वाले केस के अंदर 4 मीटर की जगह 10 मीटर की वायर होती तो हमारा के कितना आता? 4/10 मतलब 0.4 है ना। अभी 1 वोल्ट पर मीटर ना, फिर 0.1 वोल्ट पर मीटर होता। एक तरीका तो यह है कि लंबाई को इंक्रीज कर दें, एक तरीका तो ये। सेकंड तरीका क्या है कि आप जो इसके अंदर मेन बैटरी लगाओगे, ये जो मेन बैटरी लगाओगे इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा दो। अगर आपने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा दिया तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, करंट घट जाएगा। करंट अगर घट जाएगा तो पोटेंशियल फॉल घट जाएगा, और पोटेंशियल फॉल अगर घट गया तो के भी घट जाएगा जी। तो के को घटाने के दो तरीके हैं, या तो पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई को बढ़ा दो, या सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा दो। दोनों तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा 100%। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरे पॉइंट्स सारे क्लियर हैं? बिल्कुल धमाकेदार पॉइंट्स हैं। क्या सारे पॉइंट क्लियर हो गए सभी लोगों को जी? प्लीज़ सारे पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली कंफर्म से रिवाइज करके चलना आप लोग जी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जी पोटेंशियोमीटर के बारे में, सुन लो जी आप लोग। इसकी दो एप्लीकेशन होती हैं। एक होती है दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, है ना। कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, देखो क्या होता है एक्चुअल में। वो भी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो आपको समझ आएगा। देखो क्या, देखो होता क्या है, जैसे मान लो एक बैटरी होगी, सपोज करो मान लो 12 वोल्ट की। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, बढ़िया सा मस्त समझ आएगा तुम लोगों को। एप्लीकेशन तो फॉर्मेलिटी है सारी की सारी, कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला याद कर लेना, पर ये एप्लीकेशन समझने के लिए इसको समझ लेना। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अभी मैं सीरीज में कोई रेफरेंस नहीं ले रहा, सिंपल केस ले रहा हूँ एक। मान लो पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई सपोज करो 4 मीटर की है, ये लंबाई 4 मीटर की मान लो। ठीक है, तो और मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का, मान लो सपोज करो वो मान लो मैंने ले लिया सपोज करो 8 ओम है, सपोज करो। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल घट रहा है वो कितना घट रहा है? 12 वोल्ट घट रहा है 4 मीटर में। तो 4 मीटर में 12 वोल्ट घट रहा है। ठीक है, तो 12 वोल्ट घट रहा है जब हम 4 मीटर चल रहे हैं। तो 1 वोल्ट पर मीटर निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दें तो 12/4 आ जाएगा। फॉलो पोटेंशियल पर मीटर लेंथ कितना आएगा? 3 वोल्ट पर मीटर। मतलब 1 मीटर में 3 वोल्ट घट रहा है, 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12। अब मैंने सपोज करो यहाँ पे एक अलग से सेल लगा दिया, मान लो। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक अलग से अपना सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज सपोज करो मान लो 8 वोल्ट है, और यहाँ पे मैंने मान लो एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया, सपोज करो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ये मैंने गैलोमीटर लगा दिया। अब ये जॉकी है जो मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ धीरे धीरे करके, धीरे धीरे धीरे। अब देखो जब मैं धीरे धीरे करके मूव करूँगा तो आपको पता कि 1 मीटर में 3 वोल्ट घट रहा है। ठीक है, 1 मीटर में कितना वोल्ट घट रहा है? 3 वोल्ट घट रहा है। इसको ऐसा करते हैं, मैं 8 की जगह 9 ले लेता हूँ, 9 वोल्ट लेता हूँ। 1 मीटर में 3 वोल्ट, 2 मीटर में 6 वोल्ट, और जैसे ही इसको मैं 3 मीटर में जाके लगाऊंगा, 3 मीटर में जाके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 3 वोल्ट, जो इसकी वजह से घटेगा 3 वोल्ट। सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 9 वोल्ट, जो इसकी वजह से घटेगा। 3 मीटर पे लगा दिया मैंने, 3 मीटर पर। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम समझ आ जाए। दोबारा से एक बार मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये कितने वोल्ट की थी? 12 वोल्ट की। यहाँ पे 12 वोल्ट था, यहाँ पे घटते घटते 0 हो गया। 4 मीटर की लंबाई थी, ये निकाल दिया मैंने 12/4 मीटर, तो 3 वोल्ट पर मीटर। और मैंने यहाँ पे एक सेल जोड़ा था कितने वोल्ट का? 9 वोल्ट का, राइट। 1 मीटर में 3 वोल्ट,
2 मीटर में 6 वोल्ट और 3 मीटर में 9 वोल्ट। जैसे मैंने यहां पर इसको 3 मीटर पे लगाया, वैसे ही क्या हुआ, ये जो अपनी बैटरी थी इसकी वोल्टेज 9 वोल्ट थी, तो यहां से लेके यहां तक इसकी 9 वोल्ट पोटेंशियल घट गई, इधर ऐसे जाएंगे पोटेंशियल घटेगी, और इसकी भी पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक कितनी घटी थी, 9 वोल्ट घटी थी। तो यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है, और ये भी 9 वोल्ट है। जब ऊपर भी 9 वोल्ट है और नीचे भी 9 वोल्ट है और ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है, तो कुल मिला के पूरे सर्किट का कितना हो गया, 0 पोटेंशियल हो गया, क्योंकि ऊपर भी 9 वोल्ट ऐसे करके घट रहा है और नीचे भी 9 वोल्ट ऐसे करके घट रहा है। तो इस वाले का मतलब क्या हुआ, ये जो गैलोमीटर हुआ इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, और इस लेंथ को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और इसमें जो पोटेंशियल फॉल कर रही थी वो लेंथ से डायरेक्टली वेरी कर रही थी। तो ऐसे करके हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, जो हम लोग पीछे अभी एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ का मतलब यही होता है कि आपने यहाँ पे सेल जो लगाया होता है, जितनी इसकी ईएमएफ होती है, अगर उतनी यहां से लेके यहां तक की पोटेंशियल फॉल हो गई है, तो अगर ये पोटेंशियल फॉल और इस बैटरी की ईएमएफ बिल्कुल बराबर आ गई है, एग्जैक्टली बराबर आ गई है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको लेंथ को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, जो कि इस वाले केस में 3 मीटर है। अलग अलग केस में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगी, पर आपको निकालना ऐसे करके। और के निकालने का ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, आपको के निकालने का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, फिर से बता रहा हूं कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं मेन बैटरी, इसके साथ में चलो एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, मान लो आर का। मान लो जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस आरपी है, इस पूरी वायर की लंबाई मान लो जो 4 मीटर है वो एल है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का तो सीधा फार्मूला क्या है, पूरा सीधा फार्मूला है इस मेन बैटरी की ईएमएफ अपॉन में इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, इस वाले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जो ऊपर वाला है, कितना हो जाएगा, आर जो एक्सटर्नल है प्लस में जो पोटेंशियोमीटर वायर का है आरपी, फिर आरपी और अपॉन में टोटल वायर की लंबाई। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का सीधा फार्मूला है, सीधा फार्मूला, सीधा फार्मूला लगाओ और सीधा आंसर पाओ। मैं इसमें क्वेश्चन करा चुका हूं और क्वेश्चन करा भी दूंगा इसके, और इसमें क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी, इस पे और भी क्वेश्चन करा दूंगा, पर ये फार्मूला तुम अभी के अभी याद कर लो यार, सीधा फार्मूला। और ये जो बैटरी को हम लोग बैलेंस करते हैं इसके लिए भी फार्मूला होता है, बैलेंसिंग सेल बराबर में होता है के इंटू में बैलेंसिंग लेंथ। ये बैलेंसिंग सेल होगा तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, मेन बैटरी होगी तो टोटल लेंथ आएगी पोटेंशियोमीटर वायर की। ठीक है, ऐसे करके दोनों फार्मूला याद करो, ये दोनों फार्मूला याद होने चाहिए, और इसी पे अपने क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस मैं कल ले आऊंगा, डोंट वरी, कल मैं बहुत क्वेश्चन ले आऊंगा, इसके कई क्वेश्चन ले आऊंगा जो आपके सामने में सॉल्व कर दूंगा। देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देखते देखते मजा आ जाएगा यार। अब देखो ये 2 सेल की ईएमएफ को बैलेंस करना, कुछ नहीं करना होता जी, ये मेन सेल हो गया, दैट इज द मेन सेल, ये मेन सेल हो गया जी। सबसे पहले इसको क्लोज कर दो, इसको ओपन रखो, ये सेल इस सर्किट में एंटर करेगा, जॉकी को मूव करो, और जहां पर ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो कर दे, इसका मतलब क्या है, जितनी इस बैटरी की ईएमएफ है उतना ही इस सेल का, मेन सेल का यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल फॉल हुआ है। ठीक है, तो इस सेल का जो पोटेंशियल फॉल हुआ है वो इसकी ईएमएफ के बराबर ही होगी ना, यहां से लेके यहां तक, और जो भी फॉलो पोटेंशियल होती है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने E1 के लिए कर दिया, ऐसे आप E2 के लिए कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों में पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो कट जाएगा दोनों का, अपॉन में क्या रहेगा L1/L2। देखो हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता, पर क्या हमको L1 पता है, क्या हमको L2 पता है, जब हमको दोनों पता है तो अब इसके रेशियो पता है। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई यार, फॉर्मेलिटी हो गई, कंसेप्ट तो पीछे बताया मैंने आपको सारा का सारा। अब होता है एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना, इसमें इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी। देखो इस वाले केस में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं ओपन, इस वाले को रखते हैं ओपन, इसको ओपन रखो। देखो इसमें रेजिस्टेंस भी लगा रखा है यहाँ पर अलग से, है ना, इसका भी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस होगा, पूरी कुछ लंबाई भी L होगी ऐसे करके, है ना। इसमें अगर तुम K निकालोगे ना तो K कैसे निकालोगे, मेन सेल की ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, अगर इसका इंटरनल दे रखा तो ये भी लेना पड़ेगा, तो ये भी लेना पड़ेगा RH, इसका भी इंटरनल दे रखा तो वो भी लेना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर वायर का भी लेना पड़ेगा, फिर पोटेंशियोमीटर वायर रखोगे अपॉन में टोटल लेंथ रख दोगे, आ गया ना। कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसको ओपन रखो और इसकी ईएमएफ को बैलेंस करो।
मान लो जब इसकी ईएमएफ को बैलेंस करते हैं तो लेंथ मान लो L1 आती है, तो क्या लिखेंगे E प्रोपोर्शनल टू L1। फिर सेकंड केस में क्या करो, इसको क्लोज कर दो। जैसे ही क्लोज करोगे ना, अब इस सर्किट के अंदर भी करंट फ्लो करेगा और यहां से लेके यहां तक एक पोटेंशियल फॉल आएगा, मान लो V। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल फॉल को बैलेंस करना पड़ेगा। जो लेंथ पहले से थोड़ी कम आएगी, मान लो सपोज करो लेंथ आ गई, सपोज करो L2, तो क्या लिखोगे V प्रोपोर्शनल टू L2। तो E बाई V क्या बन जाएगा, L1 बाई L2। सॉल्व कर दो, E का फॉर्मूला बता रखा है ना, V प्लस में IR, सॉल्व कर दो और यहां से R निकाल दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में कैपिटल R। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला डायरेक्टली। तो ये आपको मैंने कुछ एडवांस पॉइंट बताने की कोशिश की है, मैंने सिंपल पॉइंट नहीं लिया यार, बहुत सिंपल पॉइंट मैंने यूज नहीं किया इसमें। मैंने सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैंने पैरेलल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, पर इनको बताने के लिए मैंने थोड़ी कोशिश की है कि आपको यार ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ये क्या होता है, इनसे क्या होता है। ठीक है, मुझे आपसे ये बातें ज़्यादा डिस्कस करनी थी, मुझे सेल का मैकेनिज्म सिंपल डिस्कस कर रहा था। अब ऐसा करेंगे हम लोग, कल की क्लास में मैं इस पे प्रॉपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेके आता हूँ। कल इसके न्यूमेरिकल्स खत्म कर देते हैं सारे के सारे, इन सारे पॉइंट पर, एडवांस पॉइंट पर, और फिर शुरू करेंगे अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पर दोस्तों मेरा अभी भी आपसे एक ही पॉइंट है, एक ही बात कहनी है कि मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ लाइव सेशन। लाइव सेशन में आप मुझे सुन पाएंगे, आप मेरा दुख दर्द और मैं आपका दुख दर्द समझ पाऊंगा। क्योंकि ऐसे भी रिकॉर्ड करके मैं डालता रहूंगा, लेकिन जब सामने चैटिंग होती है, सामने बात होती है, आमने सामने की बात होती है ना, तो एक अलग ही सेशन का मजा होता है, एक अलग ही उसका खुमार होता है, एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही प्यार होता है। पर उसके लिए लाइव सेशन का आना बहुत जरूरी है भाई। तो लाइव सेशन के लिए आप खुद रेडी रहें और मुझे रेडी करें, अपने सब्सक्रिप्शन देके आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, खुद करें, बाकी लोगों से भी कराएं ना, उनको बुलाएं, मेरे वीडियोस को आप शेयर करते हैं और उनको सब्सक्राइब भी कराएं। मैक्सिमम बेनिफिट मैं आपको देने वाला हूं, मेरी पूरी कोशिश आपके साथ यही लगी रहेगी। तो आज जितने मैंने एडवांस पॉइंट बताए हैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये जीरो पोटेंशियल मेथड से कल करने की कोशिश करना, अगर हो जाए तो बढ़िया है, वरना कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं जीरो पोटेंशियल मेथड से। और हाँ, जीरो पोटेंशियल मेथड का मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार सभी को, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।